Assalamu alaikum. Welcome to the short video series of CSS exam preparation. मेरा नाम फराज खान है और इस वीडियो सीरीज को बनाने का मकसद उन तमाम कैंडिडेट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना है जो अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम CSS के की एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूं जो की रोल प्ले करते हैं CSS की क्वालिफिकेशन में। लेकिन इन द स्टार्ट फर्स्ट पार्ट में ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, फर्स्ट पार्ट, जिनको CSS के बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यही समझते हैं कि ये एक MCQ टेस्ट है, लाइक 100 MCQs आपने अटेम्प्ट किए और एग्जाम खत्म। तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आगे डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि CSS एक्चुअली है क्या। तो CSS बेसिकली एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है जो FPSC कंडक्ट करती है। और ग्रेजुएट लेवल मतलब हर वो कैंडिडेट जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मींस 14 to 16 ईयर्स की एजुकेशन है मिनिमम, वो इसमें अप्लाई कर सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। FPSC आपको 3 अटेम्प्ट्स ऑफर करती है, मतलब आप 3 दफ़ा इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स का है, मतलब आप 30 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम FPSC कंडक्ट करता है आप और आपको ऑफर करता है 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें आप सर्व करते हैं। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपकी एलोकेशन होती है आपके मार्क्स के हिसाब से, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो। और इस कमीशन एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि वो कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई करके ऊपर आए जो एक नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एनालिटिकल अप्रोच रखने वाले हैं और हर एस्पेक्ट से वो परफेक्ट है इस सर्विस को सर्व करने के लिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है CSS एग्ज़ाम के वाले से, वो रियलिटी फेस करना है, क्योंकि रियलिटी कोई बताता नहीं है और फिर अल्टीमेटली वो मिथ्स में कन्वर्ट हो जाती है सिचुएशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिथ्स और रियलिटीज़ को डिस्कस करूँगा ताकि पता चल सके CSS है क्या, कौन इसको क्वालिफाई करता है और कौन इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मिथ तो ये है कि यू नीड हायर ग्रेड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब के लिए लोग कहते हैं कि CSS उन लोगों के लिए है, उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं अपने पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक एवरेज कैंडिडेट CSS क्वालिफाई कर सकता है अगर वो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस और फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करे। तो हर वो कैंडिडेट जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करेगा वो ये क्वालिफाई कर लेगा। दूसरे में थे कि भाई लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 2 साल लगेंगे प्रिपरेशन में, 3 साल लगेंगे या कम से कम 1 साल लगेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 6 to 8 months आर इनफ, नॉट मोर देन दैट। तो एक एवरेज कैंडिडेट के लिए 6 to 8 months काफ़ी है। लेकिन अगर आप फिर भी सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो मैक्सिमम 1 year। उसके बाद लो स्कोरिंग वर्सेस हाई स्कोरिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंडिडेट्स को अपने ट्रैक से डेविएट कर देता है और वो डेविएट होकर अपना लॉस करते हैं। लो स्कोरिंग वर्सेस हाई स्कोरिंग, जाहिर सी बात है मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन में इतनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से कि वो स्कोर तो क्या, एक पेपर ही फेल कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट टेक्निक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तो ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ना कि वो जो ट्रेंड चल रहा हो, क्योंकि ट्रेंड का FPSC ने गेम खत्म कर दिया है। उसके बाद एक ये फेयर होता है कैंडिडेट्स में कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट हैं और इस फेयर में वो अटेम्प्ट ही नहीं देते और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, मतलब कि अगर आपकी एज 24-25 है, तो आप इजीली रिस्क ले सकते हैं अटेम्प्ट्स का।
लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट ही अटेम्प्ट देते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आप इजीली अटेम्प्ट दे सकते हैं बगैर किसी खौफ के, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रेशर, वो टेक्निक्स क्या होती हैं जो एग्जाम में आपको पास करवाती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो फेल्यूर है वो मैनेजमेंट फेल्यूर है। आप चाहे कितने ही आपने बुक्स का रट्टा मारा हुआ हो, या आपने कितने ही आर्टिकल्स पढ़े हो, कितनी आपने ऐसे राइटिंग की हो, अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप कभी भी सीएसएस का एग्जाम पास नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर के अंदर मैनेजमेंट सिर्फ जब भी होगी जब आपकी मैनेजमेंट प्रिपरेशन के अंदर होगी। तो टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन मैनेजमेंट इज द की एलिमेंट फॉर सीएसएस। उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो टफ है, लेकिन ये भी एक मिथ है कि लोग इसको एक भूत की तरह कंसिडर करते हैं कि ये सब्जेक्ट तो फेल करेगा। ऐसा भी नहीं है। सिर्फ वो फेल होते हैं कैंडिडेट्स जो प्रॉपर गाइडेंस और अप्रोच नहीं रखते ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने की। सीएसएस में ऐसे राइटिंग की एक बहुत ज़्यादा खास टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो अगर आप करें तो आपका पेपर फेल नहीं होगा। वो वो क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप अपनी बात से दिमाग निकालें कि ऐसे का पेपर लाजमी फेल होता है, ऐसा नहीं होता। एक मिथ ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई आप पास पेपर्स की तैयारी कर लो, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट 20 ईयर्स की आपने पेपर्स की तैयारी कर ली तो आप ये क्वालिफाई कर लोगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रिपीटेड है और वो उस टाइम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से होते हैं। लेकिन 2016 में अब सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो पास्ट पेपर्स की भी आप तैयारी करें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन बुक्स की जो एक्सटेंसिव स्टडी है वो पास्ट पेपर्स उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो डिपेंड ना करें पास्ट पेपर्स पे, आप बुक्स की तरफ जाएं और वहाँ जो एक्सटेंसिव स्टडी होगी वही आपको पेपर्स पास करवाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है सीएसएस का। एग्जाम पैटर्न दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका रिटन और दूसरा होता है इसका साइकोलॉजिकल या इंटरव्यू। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इसका। टोटल मार्क्स सीएसएस एग्जाम के 1500 होते हैं, 1500 मार्क्स, जिसमें 1200 मार्क्स रिटन के लिए होते हैं और 300 मार्क्स इंटरव्यू या साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। अब ये 1200 मार्क्स में ये एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये 1200 जो मार्क्स हैं ये ब्रेक होते हैं दो पार्ट्स में, 600 फॉर कंपलसरी एंड 600 फॉर ऑप्शनल्स। 600 मार्क्स से जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। इसी तरह 6 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करने होते हैं, जिसका कलेक्टिव स्कोर 600 का, और इसी तरह ये दोनों 600 मिलकर एक कलेक्टिव स्कोर बनाते हैं 1200 मार्क्स का। उसके बाद 300 मार्क्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपका इंटरव्यू और आईक्यू टेस्ट होता है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रिटन एग्जाम किस तरीके से होता है। रिटन एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया कि 1200 मार्क्स का होता है और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो आपके 12 पेपर्स होंगे, 6 कंपलसरी एंड 6 ऑप्शनल। अब पासिंग क्राइटेरिया जो है वो दोनों कंपलसरी और ऑप्शनल्स का अलग अलग है। अब पहले हम पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। अब जो सीएसएस का जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। 20% आपके, मतलब 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 80% मीन्स 80 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने हैं, यानी 40 आउट ऑफ 100 फॉर ईच सब्जेक्ट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको 33 मार्क्स लेने हैं, मीन्स 33 आउट ऑफ 100 फॉर ईच सब्जेक्ट। और एग्रीगेट 50% होना चाहिए आपको, मतलब कि जो 1200 मार्क्स हैं आपके इसमें से 600 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले लिए कंपलसरी में और 33 मार्क्स ले लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, लेकिन इनका कलेक्टिव स्कोर 600 नहीं हो रहा, तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। तो लाजमी है कि आपका एग्रीगेट स्कोर 50% मीन 600 आउट ऑफ 1200 होना चाहिए। ये मैंने एक सैम्पल पेपर ऐड किया है पेपर पैटर्न समझाने के लिए। ये एक पास्ट पेपर है CSS 2016 का पाकिस्तान अफेयर्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपके 20 MCQs होते हैं और पार्ट 2 में ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 20 मार्क्स का, तो इस तरह इसका स्कोर हो जाता है 80 और 20 मार्क्स के MCQs। तो ये आपका एक पेपर 100 मार्क्स का इस तरह कंप्लीट होता है। इसी तरह आपके सारे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, पैटर्न सबका एक जैसा होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका IQ टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे आर्म फोर्सेज में या ISSB में आपके क्वेश्चंस होते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो FPSC का पैनल कंडक्ट करता है, जिसमें आप अपीयर होते हैं और वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। इसका क्राइटेरिया में 50% का है, मीन्स 300 मार्क्स का ये एग्जाम है, तो आपको इसमें एटलीस्ट 150 मार्क्स कंडक्ट करने हैं ये क्वालिफाई करने के लिए। अब एक सब्जेक्ट्स का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। ये आपके सामने एक लिस्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। हर सब्जेक्ट ये 100 मार्क्स का है और इस हर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स कंडक्ट करने हैं ये पास करने के लिए। अब इसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं मैंने एरोज के साथ, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों को जनरल नॉलेज में कंसिडर किया जाता है और इनका एग्रीगेट, इनका टोटल मार्क्स 300 बनता है, जिसमें से आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स लाजमी लेने हैं। मतलब कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पास कर दिए और इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल 120 नहीं बन रहे, तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेने हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज है, मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी। आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ये काफ़ी बड़ी रेंज FPSC ने दी हुई है कैंडिडेट्स को, क्या आप अपनी फील्ड या इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें 200 मार्क्स के हैं और कुछ सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि आप हर ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ग्रुप 1 में से कोई एक सब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्ट किया 200 मार्क्स का, तो आप कोई और सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपने ग्रुप बी से अगर आपने लॉ सब्जेक्ट ऑप्ट किया 100 मार्क्स का, तो आप फिर कोई और सब्जेक्ट इनमें से ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपको हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट लेना होता है और 600 मार्क्स का स्कोर कंप्लीट करना होता है, जिस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेंगे और 600 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 200 का यहाँ से लिया, 200 का यहाँ से लिया, तो 400 हो गए। और किसी भी आप ग्रुप से फिर 2 सब्जेक्ट्स 100 के ले सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यानी कॉम्बिनेशन क्या रखें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, कि आपका स्कोर भी अच्छा रहे और फेल होने के चांसेस भी कम से कम हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखें, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपकी ग्रेजुएशन है या जिसमें आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, स्कोर ट्रेंड के पीछे ना जाएं। ये एक सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है। ये एक सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम पे रखी थी, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है,
इंटरनेशनल लॉ है, जेंडर स्टडीज़ है, सोशलॉजी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से मैंने टाउन प्लानिंग रखा था। ये कॉम्बिनेशन रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कोई भी कैंडिडेट आराम से कवर कर सकता है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक फील्ड की इसमें ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस वो सब्जेक्ट है जो हर कैंडिडेट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो सब एक बिल्कुल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है और ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। लाइक जो इसका सिलेबस है या कोर्स कंटेंट है वो आपको इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प करेगा, हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा और पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। तो ये एक बिल्कुल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ है, इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्योंकि यहाँ से आपको सारी थ्योरीज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, केस स्टडीज और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके पेपर को और दूसरे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक इजी सब्जेक्ट है और ये कोई भी इजीली कवर कर सकता है। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ है। जेंडर स्टडीज़ एक नया सब्जेक्ट है सीएसएस में और इसका सिलेबस जो है वो मेनली डिपेंडेंट है वुमेन स्टडीज़ के ऊपर, मतलब कि जो थ्योरीज हैं या जो भी ऑथर्स हैं या जो केस स्टडीज़ हैं वो सराउंड करती हैं वुमेन इश्यूज एंड स्टडीज़ के ऊपर। तो ये सिलेबस भी काफ़ी इजी है और कोई भी इसको कवर कर सकता है। सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट है और तकरीबन हर कोई इसको ऑप्ट करता है। इसके लिए स्कोरिंग ट्रेंड का कहा जाता है कि ये थोड़ा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको इसके सही पैटर्न से अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको इजीली 60+ स्कोर देगा। उसके बाद टाउन प्लानिंग है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैंने ये सब्जेक्ट इजीली कवर अप कर लिया था, क्योंकि इसमें थ्योरीज और डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जो इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सजेस्टेड है, क्योंकि ये एक ईजी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिंपल आपको गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आप इजीली कवर कर लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये रखें, या फिर अगर आपकी फील्ड या ग्रेजुएशन दूसरी सब्जेक्ट्स में जैसे मेडिकल साइंसेज में तो आप वो सब्जेक्ट रखें, या अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स ज़रूर रखें, क्योंकि बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये डिफरेंट जो आपके सामने टॉपिक्स हैं कि वाई पीपल फेल इन सीएसएस एग्जाम, लोग फेल क्यों होते हैं सीएसएस एग्जाम में, और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और एंड में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसको हम एक थोड़ा स्टडी देंगे कि क्या क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है और किस तरह उसको हम कवर कर सकते हैं इफेक्टिवली कम टाइम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दें, और जो जो इसमें आपको वीकनेसेस लगी वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर सकें और मज़ीद अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।